जैसा कि हमने पार्ट वन में देखा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, महालनोबिस मॉडल और गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान क्या थे। अब इस पार्ट टू में हम समझेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऐसे कौन कौन से चेंजेस किए गए जिनकी मदद से इंडिया में ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव केवल प्रॉफिट अर्न करना और रॉ मटेरियल्स एक्वायर करना था। फार्मर्स के वेलफेयर और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर उनका फोकस नहीं था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का ऑब्जेक्टिव केवल एग्रीकल्चर नहीं बल्कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, क्योंकि हमारी लगभग 2/3 पॉपुलेशन अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बिना कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं था। तो सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी। लो प्रोडक्टिविटी। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी। इसका मेन रीज़न ये था कि फार्मर्स के पास मॉडर्न फार्मिंग की नॉलेज कम थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे और इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर और दूसरी एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ आसानी से अवेलेबल नहीं थी। इसी रीज़न से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी काफ़ी कम था। दूसरी मेजर प्रॉब्लम थी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है कि जितने वर्कर्स की ज़रूरत है उससे ज़्यादा वर्कर्स एक ही काम में लगे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक दीवार बनाने के लिए सिर्फ 3 लेबरर्स की ज़रूरत है लेकिन वहाँ 6 लेबरर्स काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा 3 जो हैं उनका कोई भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसे सिचुएशन को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। थर्ड इज़ हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। इंडियन एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए काफ़ी हद तक रेनफॉल पर डिपेंड करती थी। अगर रेनफॉल कम हो जाती थी या समय पर नहीं होती, तो फार्मर्स के पास इरिगेशन का कोई प्रॉपर बैकअप नहीं होता था। इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी डायरेक्टली रेनफॉल पर डिपेंड करता था। फोर्थ इज़ फार्मिंग फॉर फैमिली नीड्स। बहुत से फार्मर्स के पास छोटी लैंड होल्डिंग्स थी, इसलिए वे इतनी ही क्रॉप्स प्रोड्यूस कर पाते थे जिससे केवल अपनी फैमिली मेंबर्स की बेसिक नीड्स को पूरी कर सके। मार्केट में बेचने के लिए उनके पास कोई एक्स्ट्रा सरप्लस नहीं बचता था, जिससे उनकी इनकम भी काफ़ी लिमिटेड रहती थी। फिफ्थ इज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। उस समय एग्रीकल्चर में ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था। सोइंग और हार्वेस्टिंग जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मैनुअली होती थी। मॉडर्न मशीनरी, इंप्रूव्ड फर्टिलाइजर्स और एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी, इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मुश्किल था। सिक्स्थ इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते थे। लैंडलॉर्ड कई बार फार्मर से ज़्यादा रेंट या इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जबकि टेनेंट्स को उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग इनकम नहीं मिल पाती थी। दूसरी तरफ टेनेंट्स के पास फार्मिंग के अलावा कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वे इन्हीं कंडीशंस में काम करने के लिए मजबूर थे। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। इंडिया में मोस्टली फार्मर के पास स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी। छोटी छोटी एग्रीकल्चरल लैंड होने के कारण मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए फार्मिंग ज़्यादा लेबर इंटेंसिव बनी रही, जिससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों इफेक्ट होती थी। तो ये थी एग्रीकल्चर सेक्टर की मेजर प्रॉब्लम्स, जिनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद कई इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की। इन्हीं रिफॉर्म्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे। पॉलिसीज़ फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। इन पॉलिसीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ लैंड रिफॉर्म, सेकंड इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स की। लैंड रिफॉर्म का सिंपल मीनिंग है ओनरशिप ऑफ लैंड और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में चेंजेस लाना, ताकि एग्रीकल्चर को एक बेहतर स्ट्रक्चर मिल सके। ये रिफॉर्म्स केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि कई अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में भी इंट्रोड्यूस किए गए थे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो, फार्मर्स को ओनरशिप मिले और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। मान लीजिए किसी फार्मर के पास अलग अलग जगह पर छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। ऐसे सिचुएशन में उसे हर प्लॉट पर अलग अलग जाकर कल्टीवेशन करना पड़ता है। इसके अलावा हर खेत की बाउंड्री भी कुछ लैंड ऑक्यूपाई कर लेती है, जिससे प्रोडक्टिव एरिया कम हो जाता है। अगर वही प्लॉट्स एक साथ हो तो फार्मिंग करना आसान हो जाता है। टाइम और लेबर दोनों की सेविंग होती है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। इसी पर्पज से लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इन रिफॉर्म्स का एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था स्मॉल फार्मर्स और टेनेंट्स के साथ होने वाले इनजस्टिस को कम करना और एग्रीकल्चर में इक्वालिटी लाना। नेक्स्ट आता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, लैंड टू द टिलर। लैंड रिफॉर्म्स का पहला मेजर स्टेप था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जिसे लैंड टू द टिलर भी कहा जाता है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एक्चुअल टिलर्स यानी जो व्यक्ति एक्चुअली में खेती करता था उसे लैंड का ओनरशिप राइट देना शुरू किया। इसके पीछे आइडिया ये था कि जब फार्मर खुद अपनी लैंड का ओनर होगा तब उसे प्रोडक्शन बढ़ाने, लैंड में इंप्रूवमेंट करने और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अपनाने का मोटिवेशन मिलेगा। पहले टेनेंट्स केवल खेती करते थे लेकिन लैंड उनकी नहीं होती थी, इसलिए उनके पास लैंड को इंप्रूव करने या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का कोई स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव नहीं होता था। ओनरशिप मिलने के बाद फार्मर्स को ये विश्वास मिला कि मेहनत का पूरा बेनिफिट उन्हें ही मिलेगा। इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिली। इस रिफॉर्म की वजह से लगभग 200 लाख टेनेंट्स सीधे गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में आए और उन्हें ओनरशिप राइट्स भी दिए गए। लिमिटेशंस ऑफ एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। हालांकि ये रिफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट था लेकिन इसे पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता। फर्स्ट, कई फॉर्मर लैंडलॉर्ड्स ने लीगल लूपहोल्स का यूज़ करके अपनी लैंड अपने ही कंट्रोल में बनाए रखी। सेकंड, कई जगह लैंडलॉर्ड्स ने टेनेंट्स को हटाकर ये क्लेम कर दिया कि अब वो खुद ही अपनी लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं। थर्ड,
केवल ओनरशिप मिलने से सभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एग्रीकल्चरल लेबरर्स के पास कैपिटल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इरिगेशन फैसिलिटीज और फार्मिंग नॉलेज जैसी दूसरे रिसोर्सेज की भी कमी थी। इसलिए ओनरशिप मिलने के बाद भी सभी फार्मर्स बराबर बेनिफिट नहीं ले पाए। यही रीजन है कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म तो था, लेकिन इसकी सक्सेस सभी राज्यों में एक जैसी नहीं रही। अब बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेप की, जिसे लैंड सीलिंग कहा जाता है। लैंड सीलिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट एक मैक्सिमम लिमिट तय करती है कि एक पर्सन कितनी एग्रीकल्चरल लैंड ओन कर सकता है। अगर किसी पर्सन के पास इस लिमिट से ज़्यादा लैंड होती थी तो उसे सरप्लस लैंड माना जाता था। ऐसी सरप्लस लैंड गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेकर लैंडलेस कल्टीवेटर्स और स्मॉल फार्मर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती थी। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चरल लैंड कुछ ही लोगों के हाथों में कंसंट्रेट न हो, बल्कि उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्वालिटी बढ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को खेती करने का चांस मिला। लिमिटेशंस ऑफ लैंड सीलिंग। हालांकि लैंड सीलिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी डिफिकल्टीज आई। फर्स्ट, बड़े लैंडलॉर्ड्स ने इस लॉ को कोर्ट में चैलेंज किया, जिसकी वजह से कई राज्यों में इसे इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी डिले हुआ। सेकंड, कई लैंडलॉर्ड्स ने लॉ से बचने के लिए अपनी लैंड अपने फैमिली मेंबर्स या क्लोज रिलेटिव के नाम ट्रांसफर कर दी। इससे टेक्निकली किसी एक पर्सन के पास लिमिट से ज़्यादा लैंड नहीं दिखाई देती थी, जबकि एक्चुअल कंट्रोल उसी फैमिली के पास रहता था। इसी वजह से लैंड सीलिंग पॉलिसी से जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था उतना प्रैक्टिकली नहीं मिल पाया। सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अगर ओवरऑल देखा जाए तो लैंड रिफॉर्म्स पूरे इंडिया में एक जैसी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन केरला और वेस्ट बंगाल में इन रिफॉर्म्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज़ को सीरियसली अप्लाई किया, जिसकी वजह से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। दूसरी ओर कई राज्यों में इम्प्लीमेंटेशन कमजोर रही और इनइक्वालिटी इन लैंड होल्डिंग्स काफ़ी हद तक बनी रही। अब हम आते हैं दूसरे मेजर एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर, जिसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी थी, जिसे इंडिया ने थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान अपनाया। इस स्ट्रैटेजी का मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड की जगह मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाया जा सके। गवर्नमेंट का फोकस केवल प्रोडक्शन बढ़ाने पर नहीं था, बल्कि फार्मर्स को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना भी था जिससे वे मॉडर्न फार्मिंग अपना सकें। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी थी, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्रेडिट फैसिलिटीज़, मार्केटिंग फैसिलिटीज़। यहाँ क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के फार्मर्स इंप्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन इक्विपमेंट या एग्रीकल्चर मशीनरी परचेज नहीं कर सकते थे। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिपेंडेंस के समय लगभग 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। इसके बावजूद एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी, क्योंकि फार्मिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से की जाती थी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ लिमिटेड थी और फार्मर्स का डिपेंडेंस मेनली मानसून पर था। इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने और एग्रीकल्चर में आए स्टैग्नेशन को खत्म करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की गई। चलिए समझते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है। हाई यील्डिंग वैरायटी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मीनिंग है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी मिरेकल सीड्स के यूज़ की वजह से फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में होने वाली बहुत बड़ी इंक्रीज़। इन HY सीड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ व्हीट और राइस के कल्टीवेशन में किया गया था। इन सीड्स में इंडियन एग्रीकल्चर की डायरेक्शन ही बदल दी और प्रोडक्शन में रिमार्केबल ग्रोथ देखने को मिली। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। वे एक अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स डेवलप की जिनकी मदद से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। एग्रीकल्चर के एरिया में उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को सफल बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है, इसलिए उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। अब सवाल आता है कि HYV सीड्स इतने स्पेशल क्यों थे। इन सीड्स की स्पेशलिटी ये थी कि अगर फार्मर्स इन्हें सही कंडीशन में यूज़ करें तो ये ऑर्डिनरी सीड्स की कंपैरिजन में कई ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे। लेकिन इन सीड्स से मैक्सिमम बेनिफिट तभी मिलता था जब फार्मर के पास एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब पहले से मौजूद हों। ऑर्डिनरी सीड्स की कंपैरिजन में HYV सीड्स को लगभग 4 to 10 टाइम्स ज़्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल की ज़रूरत होती है। इसलिए जिन फार्मर्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम थे उनके लिए इन सीड्स को अडॉप्ट करना आसान नहीं था। यही रीज़न है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन केवल सीड्स तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि इसके साथ इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज़ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। इंडियन इकोनॉमी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस को 2 फेजेज में एक्सपीरियंस किया। फर्स्ट फेज़ मिड 1960s टू 70s। पहले फेज़ में HYV टेक्नोलॉजी का यूज़ केवल कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स तक ही लिमिटेड था, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट वीट ग्रोइंग रीजन्स को मिला। दूसरे फेज़ में HYV टेक्नोलॉजी धीरे धीरे दूसरे स्टेट में भी फैलने लगी। अब केवल वीट ही नहीं, बल्कि दूसरी क्रॉप्स और नए रीजन्स भी इस टेक्नोलॉजी पर हिस्सा बनने लगे। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली। यही रीज़न है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडियन एग्रीकल्चर का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसने ट्रेडिशनल फार्मिंग को मॉडर्न एग्रीकल्चर में बदलने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
अब हम देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडियन फार्मर्स और इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या बेनिफिट्स मिले। फर्स्ट, गेनिंग मार्केटेबल सरप्लस। ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले ज़्यादातर फार्मर्स केवल सेल्फ कंजप्शन के लिए ही क्रॉप्स प्रोड्यूस कर पाते थे, यानी जितना प्रोडक्शन होता था वो लगभग पूरा उनके परिवार में ही कंज्यूम हो जाता था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगी। अब फार्मर्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने लगे। इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है। इस सरप्लस को फार्मर्स मार्केट में बेचने लगे, जिससे उनकी इनकम बढ़ी और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में भी सुधार आया। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट व्हीट और राइस प्रोड्यूसर्स को मिला। सेकंड, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडिया में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया। इससे गवर्नमेंट के पास इतना प्रोडक्शन होने लगा कि वो बफर स्टॉक मेंटेन कर सके। फ्यूचर में अगर ड्राफ्ट, फ्लड या फूड शॉर्टेज जैसी सिचुएशन आती है तो यही फूड स्टॉक लोगों की ज़रूरत को पूरा करने में काम आता है। बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा केवल फार्मर्स को ही नहीं बल्कि लो इनकम ग्रुप को भी मिला। जब मार्केट में फूड ग्रेन्स की सप्लाई बढ़ी तो डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फूड ग्रेन्स की प्राइसेस कंपैरेटिवली कम होने लगी। कम प्राइसेस होने की वजह से पुअर और लो इनकम फैमिलीज भी फूड ग्रेन्स आसानी से परचेज कर सकी। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट सोसाइटी के दूसरे सेक्शंस तक भी पहुंचा। हालांकि ग्रीन रिवॉल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल रही, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे। फर्स्ट इज़ अटैक बाय पेस्ट। HYV क्रॉप्स पर पेस्ट का अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती थी। अगर किसी फार्मर की क्रॉप पेस्ट अटैक की वजह से ख़राब हो जाती थी तो उससे सारी भारी फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ता था। स्मॉल फार्मर्स के लिए ये रिस्क और भी बड़ा था, क्योंकि उनके पास लॉस को रिकवर करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे। बाद में एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस रिस्क को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर दिया, लेकिन इसे पूरी तरह फिनिश नहीं किया जा सका। सेकेंड इज इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। ग्रीन रिवॉल्यूशन में HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती थी। इन सभी इनपुट्स की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए बड़े फार्मर्स इन्हें आसानी से अफोर्ड कर लेते थे, जबकि स्मॉल फार्मर्स के लिए इन्हें खरीदना डिफिकल्ट था। यही रीज़न था कि रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स के बीच का इनकम गैप बढ़ने लगा और इनकम इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन को सफल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने फार्मर्स को लो इंटरेस्ट लोन देना शुरू किया, ताकि वे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ और दूसरी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ खरीद सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को कई सपोर्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की, जिससे फार्मर्स मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आसानी से अडॉप्ट कर सकें। सब्सिडीज़ टू एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट जो फार्मर्स को एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उसे सब्सिडी कहते हैं। सब्सिडी का मतलब है कि गवर्नमेंट फार्मर्स की एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर, सीड्स, इलेक्ट्रिसिटी या इरिगेशन फैसिलिटीज़ मार्केट प्राइस से कम कीमत पर प्रोवाइड कराती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत में फार्मर्स नई टेक्नोलॉजी अपनाने से डरते थे, क्योंकि उनके लिए ये एक नया और इसके एक्सपेरिमेंट था। इसलिए गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ देकर फार्मर्स को इनकरेज किया कि वे मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स और HYV सीड्स और टेक्नोलॉजी को अपनाएं। लेकिन समय के साथ सब्सिडीज़ को लेकर इकोनॉमिस्ट के बीच भी डिबेट शुरू हो गई। कुछ इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज़ के फेवर में थे, जबकि कुछ इसके अगेंस्ट। इकोनॉमिस्ट इन फेवर ऑफ सब्सिडीज़। पॉइंट टू पॉइंट इसको समझते हैं। फर्स्ट, इनकरेजमेंट टू फार्मर्स। गवर्नमेंट को सब्सिडीज जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इससे फार्मर्स मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए इनकरेज होते हैं। सेकंड, सपोर्ट टू पुअर फार्मर्स। इंडिया के ज़्यादातर फार्मर्स इकोनॉमिकली वीक है, उनके लिए कॉस्टली सीड्स, फर्टिलाइजर और मशीनरी खरीदना आसान नहीं होता, इसलिए सब्सिडीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। थर्ड इज़ रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। अगर सब्सिडीज़ हटा दी जाएँ तो रिच फार्मर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते रहेंगे, जबकि पुअर फैमिली फार्मर्स पीछे रह जाएंगे। इससे इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। फोर्थ इज़ प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। सब्सिडीज़ की मदद से स्मॉल और पुअर फार्मर्स भी मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर्स और इंप्रूव्ड सीड्स खरीद पाते हैं। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट सब्सिडीज़। कुछ इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज़ के अगेंस्ट भी थे। पॉइंट टू पॉइंट इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट, बेनिफिट्स टू फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड प्रॉस्पेरस फार्मर्स। उनका मानना था कि सब्सिडीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट कई बार फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और ऑलरेडी प्रॉस्पेरस फार्मर्स को मिल जाता है, जबकि ज़रूरतमंद फार्मर्स तब इसका पूरा लाभ नहीं पहुँच पाता। सेकेंड इज़ फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। सब्सिडीज़ देने में गवर्नमेंट को बहुत बड़ी अमाउंट खर्च करनी पड़ती है। इससे गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज कम हो सकते हैं। फिर भी गवर्नमेंट का एम गरीब फार्मर्स को सपोर्ट करना और एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करना था, इसलिए सब्सिडीज़ को इंडियन एग्रीकल्चर का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैकेनिज्म माना गया। कॉन्क्लूजन देख लेते हैं। कॉन्क्लूजन ऑन एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़। अब तक हमने सब्सिडीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देख लिए, तो आइए इन्हें एक बार समराइज कर लेते हैं। वाई आर सब्सिडीज़ इंपॉर्टेंट? फर्स्ट इज़ फूड सिक्योरिटी। एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि फार्मर्स को फार्मिंग के लिए ज़रूरी इनपुट्स कम कॉस्ट पर मिले। इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ता है और देश में फूड सिक्योरिटी बनाए रखने में मदद मिलती है। सेकेंड इज़ स्टेबल इनकम फॉर फार्मर्स। अगर किसी ईयर में बैड हार्वेस्ट, नेचुरल डिजास्टर या मार्केट प्राइसेस कम हो जाएं, तब भी सब्सिडीज़ फार्मर्स को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं। इससे उनकी इनकम कंपैरेटिवली स्टेबल रहती है। थर्ड इज़ सपोर्ट टू रूरल इकोनॉमी। इंडिया की रूरल पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, इसलिए सब्सिडीज़ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं, जिससे रूरल एम्प्लॉयमेंट और लोकल इकोनॉमी दोनों को फ़ायदा मिलता है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज़।
फर्स्ट इज़ मिस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर वाटर या इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कीमत पर या फ्री उपलब्ध हो तो कई फार्मर्स ज़रूरत से ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाने लगते हैं। इससे ग्राउंड वाटर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ होने लगता है। सेकेंड इज़ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ सॉइल, वाटर और इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इसलिए सब्सिडीज़ कभी कभी इनकी ओवर यूज़ को भी इंकरेज कर सकती है। थर्ड इज़ ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स। कई बार फार्मर्स उन्हीं क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगते हैं जिन पर सब्सिडीज़ मिलती है। इससे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है और बाद में प्राइसेस गिरने लगती है, जिससे फार्मर्स को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी नहीं मिल पाता है। ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। पूरे चैप्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड, स्टैग्नेंट और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर सेक्टर भी कई प्रॉब्लम से घिरी हुई थी और प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी। इसीलिए इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया। इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन और कई सपोर्टिव पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि लैंड सीलिंग पॉलिसीज़ और रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरीज। 1950 से 1990 के बीच इंडियन एग्रीकल्चर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ी, जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स को जाता है। लैंड रिफॉर्म्स की वजह से कई एक्चुअल टीलर्स को ओनरशिप राइट्स मिले। जब फार्मर्स खुद अपनी लैंड के ओनर बने तो उनमें प्रोडक्शन बढ़ाने और अपनी लैंड को बेहतर बनाने की मोटिवेशन भी बढ़ी। हालांकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन आज भी इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी चैलेंज है। एग्रीकल्चर में आज भी ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी जॉब्स की कमी और लिमिटेड स्किल्स की वजह से वे दूसरे सेक्टर्स में आसानी से शिफ्ट नहीं हो पाते। इसके अलावा ज़मींदारी सिस्टम के एंड होने और लैंड रिफॉर्म्स के लागू होने से सोशल इनइक्वालिटी में भी कमी आई और स्मॉल फार्मर्स की पोजीशन पहले की कंपैरिजन में मजबूत हुई। यही वजह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने इंडियन इकोनॉमी के इनिशियल डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके साथ हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड में क्या चेंजेस किए गए थे उसको समझेंगे। और अगर आपने इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए, ताकि पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।